मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कुछ इंटरनल इश्यूज और कुछ एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स पे भी बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। 3-4 तो खबरें ऐसी हैं बड़ी बड़ी जिसमें हम देख रहे हैं कि मीटिंग हुई है फॉरेन अफेयर्स चाइना और इंडिया के, बहुत उसमें अहम बातचीत हुई। लद्दाख के वाले से वो क्या बात हुई, फिर जापानीज प्राइम मिनिस्टर का जो सानिया है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बोरिस जॉनसन आप जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन आएगा, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने मुल्क के अंदर से ही। और आप जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आपके बहुत जाने पहचाने और फेवरेट सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकन पाकिस्तानी बिजनेसमैन एंड सीजन पॉलिटिशियन और ट्रम्प के सपोर्टर जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, बात का आगाज हम मुल्क के अंदर से इसलिए करेंगे कि मैं इस वक्त देख रही हूँ कि 3 जलसे हो रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज का शेखपुरा में जलसा हो रहा है, इमरान खान का खुशाब में कर लिया, अब कहुटा में हो रहा है, और टीएलपी का भी किला सैदा या इस तरह कोई जगह है जहां पर उनका भी हो रहा है। गहमा गहमी इलेक्शन आगे, बाई इलेक्शन नेक्स्ट संडे को। और इमरान खान ने आज जो बातें की उसमें 2 अहम बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले। फिर उन्होंने ये कहा कि जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं अगर उसमें धांधली हुई तो ये मुल्क को नुकसान होगा, मुझे नहीं होगा, मेरा क्या, मैं तो फिर और भी इंतजार कर लूंगा। आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, बहुत गहमा गहमी और टकराव की सूरत हाल वहीं पर मौजूद है? देखिए, मैं इन ज़िमनी इंतखाबात को जो एक तो आपने 2-4 चीजें जो कही हैं उनसे भी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि खान साहब ने काफी दिनों से ये सिग्नल भेज रहे हैं कि मैंने कौन सी ज्यादती की थी। मैंने तो बिल्कुल आर्मी चीफ भी चेंज नहीं करना चाहता था, ये लोगों का क्रिएटेड नैरेटिव है। इन्होंने 1-2 इंटरव्यू कहा और एक दो इनके साथियों ने भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो जिससे लगता है कि इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है या इनका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो चुका है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर मुझसे पूछें तो मेरी इसके बारे में जो राय है कि मैं चाहता हूं कि खान साहब अपनी पार्टी का नाम चेंज करके इसको इस्लामी जमीयत इंसाफ रखें। इसका उसकी वजह यह है कि हजरत मौलाना हजरत इमरान साहब नियाजी सारे जलसों के अंदर अब मजहबी नारे लगवाते हैं। मैंने देखा है जो इनके साथी हैं सारे, वो बार बार लोगों को इस्लामिक नारे बिल्कुल मुसलसल, और उसमें जो आपने बातें की, जो मुझे एतराज वॉशिंगटन डीसी में बैठे ये हो रहा है कि खान साहब ने आज फिर एक जलसे में मेरा है कि अमरीकियों, अगर आपके कंट्री में किसी के ऊपर FIR हो तो आप चपड़ासी नहीं रखते, हमारे ऊपर ये इंपोर्टेड हुकूमत क्यों रखवा दिया। मुझे इस पे एतराज है। खान साहब, आपकी हुकूमत, आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर गए हैं। अमेरिकन ने आपको नहीं चेंज कराया। ये रजीम कराने की ये जो है स्टोरी, इसको बंद करें। एक तरफ आप अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं, एक तरफ आप डोनाल्ड लू को खत लिख रहे हैं उनको, और दूसरी तरफ आप मुसलसल ये कौम को गुमराह भी कर रहे हैं। मुझे इस चीज पे एतराज है। एक किस तरीके से मैंने आपको 1000 दफा कहा है, अमेरिका के हालात अपने इतने अब स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर हो चुका है। इस वक्त अमेरिका चाइना उनकी फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी कौम को ऐसा नुकसान ना पहुंचाएं कि आपके चले जाने के बाद भी पाकिस्तान उसकी कीमत अदा करता रहे। क्योंकि यहां पे अब सेनेटर्स जो हैं अमेरिका के अंदर, उनकी आवाजें भी निकलने शुरू हो चुकी हैं कि आपने पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप को बिल्कुल कॉर्नर में आपने उसको चोक करके रख दिया। अब उसमें और दूसरा, इन जलसों के अंदर खान साहब जो मुसलसल एक बात करते हैं कि लोगों के नाम रखते हैं, हमजा शहबाज के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। खान साहब खुद पहले बिलावल भुट्टो के लिए गलत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर इनके बारे में को करे तो ये पाक दामन बन जाते हैं। मैंने आपको आलिया कई दफा कहा कि ये सियासत नहीं हो रही, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। सियासतदान या लीडर की खासियत, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, एबिलिटीज, उसमें सबसे पहला जो सबक होता है बुर्दबारी होती है। मैं एक सियासी वर्कर हूं, मेरे हिसाब से सियासत मोहब्बतों, दोस्तियों, नए रिलेशनशिप्स का नाम है। दुश्मनी ना, और ये सियासत में नहीं होती। जो लोग जो शिकस्त, मैं हैरान हूं ये किस किस्म के स्पोर्ट्स पर्सन है, किस किस्म के क्रिकेट के कप्तान रह चुके हैं जो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे।
आपकी हर बॉल कैच हो रही है, आपकी विकेटें उड़ रही हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं तो ये एम्पायर जो है एम्पायर गलत है। आप जाती दफा विकेटें उठा के बाहर फेंक आप भाग गए हैं असेंबली के अंदर। आपके मैं हैरान हूं, आपके जितने इस्तीफा देने वाले एमएनए हैं वो अभी तक अपनी तनख्वाहें कलेक्ट कर रहे हैं, वो अभी तक एमएनए हॉस्टल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी तक मुसलसल अपनी कमेटीज की मीटिंग्स में जा रहे हैं, लेकिन आप वहां से विकेटें उठा के भाग चुके हैं। और वो भी आधी विकेटें। पेशावर वाली विकेटों पे आप खेल रहे हैं, लाहौर वाली विकेटों पे आप खेल रहे हैं, लेकिन कौमी असेंबली की विकेटें जहां से आपको पता है कि आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वहां से अपनी आगे पता नहीं किस किस्म के स्पोर्ट्स पर्सन है। ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसको मैं आलिया सियासत इसलिए नहीं मानूंगा कि आपकी दोनों पार्टियां धांधली के बारे में प्रेडिक्शन कर चुकी, तीनों पार्टियां। खान साहब का नरेटिव ये है कि हम धांधली और एम्पायर के बगैर भी इलेक्शन जीतेंगे। उसके बाद कुरैशी साहब फरमा चुके हैं कि 18 सीटें नवाज नून लीग को दे दी जाएंगी। परवेज लाई साहब फरमा चुके हैं 18 सीटें जो पीटीआई को मिलेंगी। तो ये किस किस्म के इंतखाब की आप बात कर रहे हैं? 74 साल की हिस्ट्री में आपने 2 नंबर किस्म के इलेक्शन करा करा के आपने इनका सत्यानाश कर दिया है। लोग अब समझते हैं कि हमारे वोटों की कोई वैल्यू नहीं, हम वोट डालेंगे कहीं, जाएंगे कहीं। इस वक्त आप इस तरह के इलेक्शनों की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा, इस्लामी जमीयत इंसाफ ने यह नारा लगा दिया है, ये जिमनी इलेक्शन नहीं है, ये जिहाद है। तो ये इलेक्शन तो ना हुए ना, ये जिहाद कर रहे हैं आप। ठीक ठीक जी साजिद साहब, ये जो आपने बातें की सर, इसमें आप तो ये सब कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो ये थी, उन्होंने कहा कि मैंने कब रेड लाइन क्रॉस की। मैंने तो रेड लाइन क्रॉस नहीं की, मैंने तो फौज को कभी बुरा नहीं कहा, मैं तो नहीं चाहता इससे तो मुल्क को नुकसान होगा, तो मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। इससे ये पता चल रहा है कि, और दूसरा एक और बात कि कुछ जो मालम जब्बा, बीआरटी, ये सब केसेस, और एक तैयबा गुल का एक बहुत बड़ा केस कि उन्होंने वीडियोस दबाए रखे, ये केसेस आ रहे हैं, गिरफ्तारियों का खतरा है। तो क्या आप समझते हैं कि उनको गिरफ्तार होने का खतरा है, इस बिना पर वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो कभी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की, मेरी तो लड़ाई नहीं है इनसे? इस वक्त ना सिर्फ खान साहब बल्कि खान साहब के कई दूसरे जो इनके साथी हैं, वो इस वक्त बजाय ऑफेंसिव के बजाय वो डिफेंसिव हो रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि चीजें खुल के सामने आ रही हैं। देखें वो जो मैडम फरा गोगी का जो प्लाट फैसलाबाद का, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कई चीजें ऐसी निकल रही, जिस तरह तैयबा के बारे में बता रहे हैं, कई वीडियोस, अभी तो कुछ भी नहीं, कई वीडियोस आने वाली हैं। मैंने आपके शायद सेगमेंट में यह भी कहा था कि इतने घबरा चुके हैं, अभी कई वीडियोस आने से पहले ही शीरी मजारी ने उसके ऊपर डिफेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, क्योंकि इतने घबरा चुके हैं। इनके दौर में मैंने इमरान रियाज की देख लिया उन्होंने कि किस तरीके से, इस वजह से इमरान रियाज साहब ने ये कहते रेड लाइन ड्रा नहीं की। खास इमरान रियाज साहब ने पकड़े जाने से पहले एक वीडियो रिलीज की थी, डायरेक्टली टॉक टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डायरेक्टली। फिर ये पूछते हैं रेड लाइन कहां ड्रा की है। खान साहब पूछते हैं रेड। आप हर जलसे में मीर जाफर किसको कहते हैं आप? कि मीर जाफर ने इंपोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी है, इसका मतलब मुझे एक्सप्लेन कर दें तो मैं आगे से बोलने छोड़ दूंगा। जब आप ये कहें कि मीर जाफर ने एक इंपोर्टेड हुकूमत को हम पे मुसल्लत किया है, आप डायरेक्टली आर्मी चीफ को कह रहे हैं, और पहले दिन से कह रहे हैं आप न्यूट्रल्स तो जानवर होते हैं। अब आपने रेड लाइन छोड़ी कौन सी है? मैं अलमिया पाकिस्तान का ये है कि 74 सालों में सिर्फ एक वाहिद आदमी को यह लाइसेंस दिया गया था इस तरह की बातें करने का। कभी वो अदलिया पे चढ़ दौड़ते हैं, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, हालांकि चेयरमैन खुद अपॉइंट किया था, और पहले ही मान चुके हैं वो पहले ही हर चीज को पोल्यूट कर चुके हैं कि इनको, अगर ये हारे इलेक्शन तो इनको हरवाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्शन हार जाएंगे इसका मतलब है धांधली। ये कौन से इलेक्शन? वो तो अगर जीतेंगे तो रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर हारेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इनकी सॉफ्टवेयर, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर क्रिएट की थी, उनका फर्ज बनता है कि इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट करें, और इनके आसपास जो 15-20 लोग हैं उनकी भी सॉफ्टवेयर अपडेट करें, वरना इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। क्योंकि खान साहब का नैरेटिव सिर्फ इस वक्त ये है कि अगर वो इलेक्शन जीतेंगे तो इलेक्शन ठीक है, अगर वो हारते हैं तो फिर इलेक्शन ठीक नहीं।
ये तो सही बात है। अच्छा सर, लेकिन इसमें ये जो बड़े बड़े केसेस अब खोलने की बात हो रही है, क्योंकि वो वाली वीडियोस जो निकली हैं अब और तैयबा गुल का केस जो निकला है, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब को गिरफ्तार होने का डर है? और ये इस खतरे से वो ये कह रहे हैं कि मैं इंतजार कर लूंगा। इससे पहले देखें, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा था कि ठीक है आप धार्मिक, मैं इंतजार कर लूंगा, मैं और इंतजार कर लूंगा। इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे आ गए। खान साहब को गिरफ्तारी के डर के, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आलिया जो मुझसे इससे पहले भी, मुझे इस पे ज्यादा अफसोस है। मुझे खान साहब की गिरफ्तारी तो शायद उसका पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन जो बनी गाला के अंदर जो अगले दिन हादसा पेश आया है फायरिंग का, हाँ। वहां पे जो इस वक्त सूबा सरहद से उन्होंने लोग ला के असलहे किस्म ऑटोमेटिक पावरफुल वेपन्स के साथ जो लोग बिठा के वहां बिठा दिए हैं, जो लोकल लोगों पर शूटिंग कर रहे हैं, मुझे खदशा ये है कि ये हालात जो हैं खतरनाक, ये खतरनाक, आगे मजीद खतरनाक होंगे। मैं हैरान हूं कि कैपिटल टेरिटरी के अंदर लोग इतने मिकदार में इलीगल असला लाकर वहां बैठे हैं और वो लोगों की टांगों पे गोलियां मार रहे हैं। मैं इस पे इतना ये खौफ, अगले दिन वो खबर बनी गाला वाली पढ़ के मैंने ये सोचा है कि खान साहब की गिरफ्तारी तो चलो होगी, लेकिन उसके साथ पता नहीं कितनी माओं के बच्चे जो हैं वो जान अपनी खो देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इंसान, वो जिसने ये स्टेटमेंट दे दी है कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े, वो माओं के बच्चों के लाशों पे सियासत करना चाहता है। he wants to go to that level, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान उस डायरेक्शन पे जाए। लेकिन वो बनी गाला का जो हादसा था वो लम्हा फिक्रिया है, और हुकूमत को, इदारों को चाहिए उस पर सख्ती से उसको देखें कि बनी गाला एक छावनी बन चुकी है इलीगल वेपन्स के साथ, और सारे सूबा सरहद से आके बैठे हैं वहां पे। और इस वक्त जो दूसरी दुनिया उसको सीरियसली नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक वो एक इंसिडेंट था कि मैं यहां देख के हैरान हो गया था कि लोगों को अपनी एक आर्मी क्रिएट करने की कोशिश की गई इलीगल वेपन्स की, और लोग आके बैठे हैं। जिस तरफ इंडिकेट आप कर रहे हैं बड़ा अहम मामला है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये सच इसलिए इसके ऊपर नोटिस नहीं इसका इस तरीके से लिया गया, क्योंकि जब धरना हुआ तो तब भी उनके कंटेनर के ऊपर सारे वहां के जो हैं पश्तून लड़के, वही उनके जो बड़े जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, सिक्योरिटी पे रहे। लेकिन ये जो अभी आपने बात की है, क्योंकि जिस किस्म की मुल्क के अंदर सियासी सिचुएशन है, इसमें वाकई ये बहुत खतरनाक बात आपने ये नहीं देखा कि वो गोलियां चलाने के बाद वो घुस गए थे बनी गाला प्रोटेक्शन के लिए, और आपकी पुलिस अंदर घुस नहीं सकी। वो अंदर से खुद उन्होंने मिन्नतें तरले करके उसको बाहर निकाला है। मैं बता रहा हूं कि ये सर्कमस्टांसेस, हमारे इदारे जो हैं वो मुंह में उंगलियां डाल के बैठे हैं इस तरह। मैंने कितनी दफा कहा कि कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे तो बिल्ली जाती नहीं है। इस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी किसी को, वरना माओ के बच्चे मरेंगे। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और हमारे अदारे जो है इस वक्त ब्लैकमेल हो रहे हैं और कोनों में छुप के बैठे हैं। गलत बात। और सर आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये इस्लामाबाद में आए थे धरने के लिए, अभी कुछ दिन पहले जब आगे लगी थी, इस्लामाबाद में लगाई थी, तो उससे पहले उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे तो ये मशवरे दिए जाते हैं कि मैं अपनी जो है वो एक ऐसी फोर्स बनाऊं। आपको याद होगा उस वक्त उन्होंने ये बात भी की थी, जिसपे हम उन्होंने कहा था कि मुझे अस्करी विंग बनाने तक ना लेकर जाए। अस्करी विंग तो बन चुका है। जिन्होंने गोलियां चलाई हैं कलाशनकोव की, वो अस्करी विंग ने चलाई हैं। वो कोई वहां पे शुरलियां पटाखे तो नहीं चला रहे थे। वो अब्बासी लड़का जिसकी टांगों पे गोली मारी गई है उस जगह पे, वो क्या ख्याल है मजाक में मारी गई? अस्करी विंग तो आपने बना लिया पहले। आप जब निकले, और आपका जो चीफ मिनिस्टर है सूबा सरहद का, वो अस्करी विंग ही कह रहा था ना मैं लेके पंजाब से टक्कर लूंगा आके। अस्करी विंग तो बन चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। खबरें तो वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच रही हैं। आपके इस्लामाबाद लाहौर में लोग उनको सुनना नहीं चाहते, वो आंखें बंद कर लेते उनको देखकर। दुनिया तो देख रही है। आपका क्या ख्याल है? ये जो उन्होंने कहा था कि हमें दीवार, खान साहब ने अगले दिन जो 2-4 बातें की हैं कि दीवार से लगाओगे तो हम जवाब दूंगा, वो सूबा सरहद वाला कहता है दीवार से लगाओगे हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। वो कहता है कि हम अपनी आर्मी फौजें लेकर आएंगे, तमाशे अफगानिस्तान चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा था आपने हमें दीवार से लगाया, हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। ये उनका जो आपका चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद का, उसकी स्टेटमेंट थी ये। तो पता नहीं, मैं समझता हूँ कि यहां तक खबरें आ रही है सारी। ये अच्छा, वो इस पे मतलब देख रहे हैं इस चीज को गौर।
आलिया एवरेज एवरेज फेसबुक पर नौज़-बिल्लाह मैं सोच रहा हूं जिस तरह के इनके बच्चे जो लगा रहे हैं तस्वीरें अपने इदारों के खिलाफ और जो कुछ कर रहे हैं, मैं हैरान हूं कि मैं पहली दफा देख रहा हूं कि 1971 के बाद पहली दफा हमारा फौजी इदारा जो है वो इतना इतना डिमोरलाइज, एक कोने में उसको छुपा के, और जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, मैं I'm shocked. ठीक, तो साजिद साहब जरा कुछ और मामला जो है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह मामला जा रहे हैं, और बहरहाल आपने सही कहा कि ये तो पूरी दुनिया देख रही है, और हम शायद उन इश्यूज पे नजर हमारी नहीं पड़ी जिन इश्यूज पे उनकी नजर पड़ रही है, क्योंकि उनकी नजर पूरी दुनिया पे होती है। सर, एक बड़ा अहम मामला ये हुआ कि पहले हमने देखा, हम बात कर लेते हैं लद्दाख के मामले पर, G20 समिट के हवाले से एक ऐलान ये हुआ इंडिया की तरफ से कि पहले तो ये कहा था कि कश्मीर, उसके बाद जब पाकिस्तान और चाइना की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर और चाइना ने कहा कि वो शायद नहीं शामिल होगा, इस तरह की बात हुई, तो फिर उन्होंने एक और ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब हम लद्दाख में भी करवाएंगे। अच्छा, इसी के साथ फिर ये भी देखने को मिला कि जो इस वक्त एक मीटिंग हुई है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे G20 समिट से पहले जो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो बाली में हुई, और उसका एक अहम ऐलान जो वहां पे ऐलान कह लें या जब बातचीत हुई है, तो उसमें दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर ने, मिस्टर वैंग और मिस्टर जयशंकर की तरफ से जो LSE है इसके ऊपर कहा गया है कि एंगेज करें, यानी ये कि उसको जल्द जो रेजोल्यूशन है उसकी अर्ली कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ LSE। आप क्या देख रहे हैं कि क्या चाइना और भारत करीब आ रहे हैं या उनके आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त चाइना पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमेरिकन जो उन्होंने 2-3 क्वाड बनाए हैं, एक तो क्वाड उन्होंने इंडो चाइना जो उस इंडो पैसिफिक के हालात से बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। दूसरा, पिछले दिनों उन्होंने एक और क्वाड जिसमें उन्होंने I2 और U2 जिसमें किया इजराइल और इंडिया, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद यूनाइटेड अरब अमारात, वेस्टर्न एशिया। तो वो जो प्रेशर है उसका जो अमेरिका की तरफ की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है, चाइना उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया है। चाइना, एक तो आपको पता है शंघाई जो है दोबारा लॉकडाउन में गया, और इकोनॉमिक देख रहे हैं वो इस प्रेशर को, वो, और दूसरा जो इंडिया को हर क्वाड में जो अमेरिका साथ रखता है, तो चाइना के अंदर एक ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जा सके। दूसरा, मैंने कई दफा आपको ये बताने की कोशिश की है कि चाइना का हर जो डिसीजन होता है उसके पीछे फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं। उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि चाइना अफोर्ड कर सकता है कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सके? मेरे ख्याल में नहीं। चाइना अमेरिका को लूज कर सकता है एज ए कस्टमर? नहीं। तो वो उस तराजर में देखा जाए तो अगर 2 और 2 जमा करें, जो भारत के अंदर से भी ये आवाजें आती हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, और दूसरा चाइनीज जो अपने अमेरिकन प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए भारत के साथ इस तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और कंप्लीटली आइसोलेटेड है। किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, हु इज कैरियर डिप्लोमेट, नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है। वो एक एक दिन में 4-4 मुल्कों के दौरे कर रहा है, और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर, और जो उन्होंने अमेरिका को ये आइडिया सेल किया है कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, ये सारी उसकी कामयाबियों के उनके समरात हैं। जो लद्दाख के में आज चाइना बैठ रहा है, जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, और दे आर प्लेइंग ओवर कॉन्फिडेंट। उसमें मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा कश्मीर काज को। इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान, और इट इज पॉसिबल। और जिस तरह पहले आपको मैंने पहले कहा था कि G20 की मीटिंग जो है वो लद्दाख में रखेंगे या चाइना में रखेंगे, और उसके बारे में भारत के अखबारों में मैंने बहुत पढ़ा है कि वो शोकेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस एरिया में, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये पोलिटिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कश्मीर, पीपल आर पीसफुल, भारत वहां तरक्की कर रहा है, तरक्की के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। एग्जैक्टली। और साहिब साहब, इसमें यह भी हुआ कि इससे पहले PM मोदी की तरफ से जो है वो कॉल की गई दलाई लामा,
आप जानते हैं कि पहले भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एक मरतबा फिर उन्होंने उस तरफ से भी ताल्लुकात, वो देखिए आप डिप्लोमेटिक मूव्स कैसी जबरदस्त जो है वो हो रही है। हम तो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं, जो कुछ हो रहा है वहां पे देखिए। तो साजिद साहब, मेरा इसमें सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि इससे पहले हमने देखा कि ब्रिक्स में जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को इंडिया के कहने पर नहीं बुलाया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या हुआ कि ये कहा कि भाई ये तो, उसने फिर कह दिया कि अच्छा चलें ये जो है कश्मीर में ये वाली आप क्यों करवा रहे हैं। लेकिन क्या अगर इस तरीके से मामला चलते रहे और दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी रिजॉल्व कर लिए इश्यूज, तो फिर क्या आप नहीं समझते कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है वो कुछ ऐसा मसला क्रिएट हो सकता है, अगर वो कि फिर पाकिस्तान जरा थोड़ा सा और समझेगा? नहीं, मैंने एक दफा पहले कहा था कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं तो आप अपनी भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे फिर आप? क्योंकि आप तो सिर्फ भारत की दुश्मनी कैश कराते हैं चाइना से, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है उनके साथ। आपका अगर बॉर्डर चाइना के साथ ना हो और भारत के साथ दुश्मनी ना हो, आपका क्या ख्याल है भारत चाइना आपके साथ एंगेज होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी जिंदगी तो अमेरिकन आर्मामेंट खरीदे हैं, आप सारी जिंदगी अमेरिका के कैंप में रहे हैं। तो चाइना नोज के योर पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन मनी। चाइना नोज के आपके डॉलर रिलेटेड चीजें होती हैं, और यहां से आपको जवाब मिलेगा तो आप अमेरिका या सऊदी के कैंप में जाके वहां मिलते तरले शुरू कर देंगे। आप इससे ज्यादा फिर क्या होना, क्योंकि हम तो वो कहते हैं हम तो पड़े हैं राहों में, जो हमें कर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, जो पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। मकसद है कि आपने उनको अफसोस जरूर है चाइनीज को कि आपने उनका 26 बिलियन डॉलर आपने जो है वो लूटा उनसे सी पैक के बहाने, फिर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की। वो सिर्फ बेचारे आपका बॉर्डर साथ होने की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, आपके एटॉमिक पावर होने की वजह से और भारत की दुश्मनी की वजह से ब्लैकमेल हो जाते हैं। वरना अगर देखा जाए तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, कई दफा मैंने पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ भी कोई अच्छा बुरा करने की पोजीशन में है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। आप इंटरनल हालात से बचेंगे तो बाहर कुछ करेंगे। आप ना किसी को कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हाँ, देते रहे हैं, आपने दहशतगर्दी को बहुत बेचा और बड़े पैसे बनाए। मैं समझता हूं पाकिस्तान के सेटबैक आजकल के हालात हैं, तो आने वाले दिनों में लोग किताबें लिखेंगे कि ये सारा कुछ शुरू हुआ था जब रशिया अफगानिस्तान में आया था, जब अमेरिका ने कंटेनरों में डॉलर भर भर के भेजे थे। उस दिन के बाद आपका डिक्लाइन शुरू हुआ है। आपने इस्लाम को बेचना शुरू किया, इस्लामिक जिहाद को बेचना शुरू किया, आपने पैसे बनाए। अब फिर भी आपको वो पैसे नहीं भूलते, आपको वो डॉलर जो कंटेनरों में आते थे वो नहीं भूलते। आपने उसकी खातर 80,000 पाकिस्तानी मरवाया कि दोबारा डॉलरों की बारिश शुरू हो। आपने उसके पीछे आज भी वो ख्वाब आप देख रहे हैं। आपने दूसरा ख्वाब है, आप चाहते हैं कि आपका एटॉमिक बम जो है आप उसकी वजह से आपको कैश देते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब दुनिया मजीद इस वक्त स्लगिश है। आलिया, मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं। बोरिस येल्सन की बात करें तो उस पर अगर आप देख लें, अमेरिका में जो बाइडेन के हालात देख लें, एमबीएस चाइना रशिया को देख रहा है। रशिया ने यूक्रेन के अटैक करने के बाद 24 बिलियन डॉलर बनाया अपना तेल इंडिया को और चाइना को बेचकर। हालांकि अमेरिकन सैंक्शंस वहां पे काम नहीं कर रही हैं। इस वक्त हालात देखे, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रही। यूक्रेन चाइना जो है वो एक और क्राइसिस चल रहे हैं। अमेरिका एक मजजूब कंट्री, कमजोर कंट्री है, अपना रोल अदा एज अ सुपर पावर नहीं कर पा रहा। तो सारी दुनिया को बुखार है। आपके एटॉमिक वाली चीजों को लोग कितना अरसा आपको पैसे देते रहेंगे, लेकिन जब तक आप नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, शराफत और किरदार को प्रमोट अपनी सोसाइटी में नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। साजिद साहब, लास्ट कमेंट में आपका दो बड़े अहम मामला जो कि यूके और जापान में देख, आपने जापानीज प्राइम मिनिस्टर पे आप क्या कमेंट करेंगे? जो ये हादसा हुआ है, ये क्या हुआ है और क्या आप इसके असरात मुरतब करेंगे? और फिर उसके साथ यूके में हम देख रहे हैं सर के वहां पे बोरिस जॉनसन जा रहे हैं और कई एक कैंडिडेट्स हैं जो आने की तैयारी करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है। शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, देखें मैं सबसे बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा एक स्टूडेंट रहा हूं, बिलखसूस सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसकी वजह यह है कि दुनिया के कई नए ममालिक दुनिया के नक्शे पर उभरे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था। दुनिया में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आफ्टर उनके एटॉमिक यूज ऑफ पावर के बाद अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और सारी चीजों की धाक बनी थी। जापान और जर्मनी के कल्चर को मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। इट्स अ फैसिनेटिंग कल्चर। कामाकाजीज के बारे में पढ़ा मैंने, आज भी कल्चर उनके बारे में पढ़ता हूं। मैं जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो एक चीज ये थी
कि बहुत अरसे के बाद इस तरह का हादसा पेश आया शिंजो आबे आबे के बारे में। और उस पे का बारे में मैं ये कहूंगा कि उन्होंने खुद एक बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने खुद रिजाइन किया था अपनी सेहत की वजह से, और उनका पार्टी का नंबर 2 जो आदमी था ही टोक ओवर, और ही वॉज वेरी पॉपुलर। अच्छा, मेरे लिए जो सीखने का यहाँ पे एज अ रिपब्लिकन मेरे लिए जो लम्हा फिक्रिया था, उनको मारने वाला एक तो एक्स नेवी का ऑफिसर था, दूसरा जापान के अंदर गन रखना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अमेरिका के ऊपर गन डिबेट होती है, लेकिन वहां पे क्या हुआ है कि उस नेवल ऑफिसर ने गन अपने घर में खुद अपने हाथ से बनाई थी जिससे फायर किया। ये एक जो नरेटिव हमारा बनाया जाता है कि गन को कंट्रोल किया जाए, गन सोसाइटी में होगी तो ज्यादा हादसा होंगे, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं बंदूकें लोगों को नहीं मारती, लोग लोगों को मारते हैं। और इसमें अगर जापान जैसी जगह पे इस तरह का हादसा हो सकता है तो मेरा ख्याल में जो लीडर है इन पे एक प्रेशर, ये मैं समझता हूं आज ये पाकिस्तानियों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि सियासत को सियासत समझना चाहिए, इसको एक्सट्रीम पर न ले जाए। इसमें ये उसकी एक्सट्रीम की एक वर्जन है जो आज जापान में हुई। इसको सिर्फ मेरा मकसद, अगर आप एक हस्बैंड पीपीपी का है तो वाइफ नून लीग की भी हो सकती है, कोई हर्ज नहीं। मैंने खुद की मिसाल दी थी कि मैं हार्ड कोर रिपब्लिकन हूं, लेकिन मेरा बच्चा इलेक्शन में यहां से डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से आना चाहता है। वी ऑलवेज हैव अ वेरी हेल्दी डिबेट एट होम, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स अ पॉलिटिकल ओपिनियन, इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ये कि इससे हमें सीखना चाहिए जो आज वहां पे हुआ है। और दूसरा जो मैं समझता हूं ब्रेक्सिट का, जो ब्रेक्सिट तो नहीं, जो इस वक्त बोरिस येल्सन का हुआ है, उसके बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि कंजर्वेटिव थे वो, और उनको ब्रेक्सिट की सजा दी गई। ब्रेक्सिट होने की सजा उनको इस तरीके से मिली है क्योंकि कंजर्वेटिव थे, वो चाहते थे कि हमारा अपना तशख्खुस है, हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और उनको सपोर्ट हासिल थी। लेकिन ये कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर क्रिएट हुआ, दुनिया की वर्ल्ड ताकतें, जिसमें मैं समझता हूं कि हमारे इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रेशर था यूके की सियासत के ऊपर, और उनका जाना, और खासकर दो उनके साजिद जावेद जो थे पाकिस्तानी नजाद, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर थे, उनका रिजाइन, और उसके बाद रशी जो इंडियन भारतीय नजाद के थे, उन दोनों का जाना एक की एलिमेंट था वहां पे। उसके बाद अब जो उनके सक्सेसर हैं उन्हीं की पार्टी से आएंगे। यहाँ पे मैं जो रिसेंट आज सुबह मैंने जो सारी उस पर रिसर्च की है, हमारे कई हिंदुस्तानी भाई जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं कि शायद अगला आने वाला प्राइम मिनिस्टर भारतीय नजाद का होगा। लेकिन आई विल डिफ्यूज इट, जितने भी लिबरल हो जाएं, जितने भी ओपन माइंडेड हो जाएं, वी आर स्टिल नॉट देयर येट। अच्छा सर, पाकिस्तान में भी बड़ी खुशियां इसी की मनाई जा रही है कि हो सकता है साजिद जावेद हो जाए, और उस तरह भी मनाई जा रही है, तो आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं? ओके, चले, आपने तो हमारी खुशियों पे पानी डाल दिया। चले, कभी ना कभी तो ऐसा होगा इसके ऊपर। बेशक मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँ, इसको गलत नहीं कहूंगा। जिनकी सलाहियतें हैं, अगर जो डिलीवर कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और मैं मेरा अपने आप के लिए और मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि अगर आप कोई अच्छी चीज खुद बना नहीं सकते तो कॉपी जरूर करनी चाहिए। अगर वो दे आर यूनाइटेड, इफ दे आर स्ट्रॉन्ग इन एजुकेशन, इफ दे आर स्ट्रॉन्ग इन बिजनेस, हमें भी चाहिए कि पॉजिटिवली उसको लेकर आगे चलें, सीखें उनसे चीजें, बजाय कि नफरतों के साथ बिल्कुल वो दरवाजा, लर्न करने का दरवाजा, ग्रो करने का दरवाजा शट डाउन कर दें। दैट वोंट बी अ गुड एग्जांपल। एग्जैक्टली सर, वेरी वेल सेड। साजिद तारिक साहब, आपकी तरफ कल ईद है? हमारी तरफ कल ईद इंशाल्लाह। हाँ, आपको हम पेश की ईद की मुबारकबाद देते हैं। बल्कि मैं आ गया इसी के हवाले से खासकर एक छोटी सी चीज देखने वालों को कहूंगा कि ईद कुर्बान के पीछे फिलॉसफी ये होती है कि आप अपनी जिंदगी में जो सबसे प्यारी चीज है उसको खुदा की राह में लोगों को दें। एक कॉन्सेप्ट मैं आज छोटा सा बताना चाहूंगा कि मैं बचपन से, मेरे वालिद साहब हमेशा पाकिस्तान में भी जब होता था तो उन्होंने बकरे खरीदने छोड़ दिए थे, ईदी ट्रस्ट को जाकर पैसे देते थे जो बकरे की कीमत होती थी। और मेरी कुर्बानी भी कल यही होगी, क्योंकि वो ये समझते थे कि एक अगर बीमार है तो उसको दवाई चाहिए, एक अगर गरीब स्टूडेंट है उसको किताबें चाहिए, उसको गोश्त नहीं चाहिए, अगर एक बंदा जिसके तन पर कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े चाहिए, उसको बोटियां नहीं चाहिए। तो मेरा आज भी सबक यही है। मेरे यहाँ पे बच्चे हैं, कल मैं ईद मनाऊंगा, अपनी वालदा की कब्र पे जाऊंगा, दुआ करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, और फिर ईदी ट्रस्ट को जाके कुर्बानी के पैसे दूंगा।
साजिद साहब, आपने ये बात इतनी जबरदस्त की है क्योंकि आप जानते हैं कि आज ईदी साहब की बरसी भी है। उनको आज ही के दिन जो है वो मैं आलिया, मैं समझता हूँ ईदी ईदी अब्दुस्तार ईदी इज माय रोल मॉडल, और मैं जितना भी शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँ कम होगा। मैं समझता हूँ उनके टक्कर का लीडर पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ। अल्लाह ताला, इंसार बरनी साहब से मैं बड़ा इंप्रेस हूं, उनसे भी, उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब्दुस्तार ईदी इज माय हीरो, और मैं चाहूंगा कि लोग उनके मकसद को, उनकी डेडिकेशन को, उनके मकसद को लेकर आगे चलें और एक दूसरे के लिए ये सियासी वाबस्तियों से, नफरतों से ऊपर होकर सोचें, और पाकिस्तान कौमियत, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए, अब बजाय रंगो, नस्ल और मजहब, इससे ऊपर होकर सोचें। और इससे एक दूसरे, मैं समझता हूं अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते तो आप अच्छे इंसान नहीं। ठीक, और इसी नोट पर अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं कि ईदी साहब से एक दफा किसी ने कहा था कि क्योंकि उनके ऊपर बड़े एतराजात भी किए जाते थे, बड़े उनके ऊपर फतवे लगाए जाते थे, तो उन्होंने, उनसे पूछा गया था कि आप अपनी एम्बुलेंस में जो है वो हिंदुओं को और इसके अलावा क्रिश्चियंस को, सबको लेकर जाते हैं जो इस माइंडसेट के लोग थे, तो उन्होंने कहा था कि जो एम्बुलेंस है उसका कोई मकसद नहीं है ना, तो इसलिए मैं भी ऐसा ही हूं, तो ये बात कहने की नहीं आलिया, मैं बल्कि उसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा, भूख दर्द का कोई मजहब नहीं होता, खून का कोई मजहब नहीं होता। ये सारी चीजें हमको चाहिए इन चीजों से अबाव होकर सोचें। हम सबसे पहले इंसान हैं, मजहबी आप बाद में बने हैं, सबसे पहले आप पैदा एज इंसान हुए, तो हमें सबसे ज्यादा जो है उस चीज का ख्याल होना चाहिए। सारी दुनिया के लिए दुआ मांगनी चाहिए बजाय कि आप अपने लिए दुआ। थैंक यू सो मच साजिद साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आलिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक।